हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू एट द मेडेरियन एकेडमी। आज हमारे एडिटोरियल डिस्कशन के अंदर जो महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था और उस पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद में जिस प्रकार से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ साहब की अगुवाई में और उनके साथ 4 अन्य जज, मतलब कि कुल जजेस की संख्या 5 थी। इस जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपना जजमेंट कल दिया और इस जजमेंट में उन्होंने कहा है कि जो जिस प्रकार से पॉलिटिकल इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं, जिस प्रकार से वहाँ पे गवर्नर ने अपना भूमिका निभाई है, जिस प्रकार से वहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ को लागू किया गया, इन सभी चीज़ों पे उन्होंने एक क्लैरिटी लेके आई है। और ये जो जजमेंट है वो आने वाले नियर फ्यूचर के लिए भारत के जो पॉलिटिकल प्रोसेस है और जो डेमोक्रेसी है उसमें नए आयाम लिखेगा। इसकी रेप्रिकॉशन अन्य राज्यों में भी देखने को मिलेगी और सरकारों को जिस प्रकार से हटाया जाता है या बनाया जाता है उसके अंदर भी एक ट्रांसपेरेंसी लाने का काम इस जजमेंट के द्वारा किया जाएगा। यदि हम इस जजमेंट को देखे जाए तो इसमें 2 मुख्य पहलू आपको दिखाई देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो एकनाथ शिंदे फैक्शन था, जिन्होंने जो वर्तमान में एकनाथ शिंदे जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, उस फैक्शन का जो डिस्क्वालिफिकेशन था, एकनाथ शिंदे जो चीफ मिनिस्टर और उनके साथ 15 टोटल जो एमएलएज थे, इन एमएलएज ने वहाँ पे उनकी ठाकरे गवर्नमेंट थी, जब ठाकरे साहब वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उनके अगेंस्ट में एक रेबल किया था। उसके बाद उनका एक डिसक्वालिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया गया था, जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो हमारी 10th शेड्यूल के अंदर आता है। तो इस एंटी डिफेक्शन लॉ की प्रोसीडिंग्स को एक तरह से वहाँ रोक दिया गया था। परंतु अभी सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद में उनकी जो डिसक्वालिफिकेशन का प्रोसेस था वो दोबारा शुरू होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम उद्धव ठाकरे जी को दोबारा से, चाहे गलती हो चाहे ना हो, पर हम उनको चीफ मिनिस्टर दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। और उसका मुख्य कारण उन्होंने यह बताया कि उद्धव ठाकरे साहब ने खुद अपना वॉलंटरी रिजाइन दिया था। और तीसरा, उन्होंने गवर्नर की जो भूमिका थी उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और उन्होंने कहा कि गवर्नर के पास ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव मटेरियल नहीं था, कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं था जिससे वो कहे कि आपको फ्लोर टेस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें ये दिखाती है कि इस प्रकार महाराष्ट्र में इवेंट्स अनफोल्ड हुए, ये हम चीज़ें इससे देखेंगे। परंतु इन सारी चीज़ों से पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि आखिर में ये जो इवेंट हुआ महाराष्ट्र में वो कैसे हुआ और उसके क्या कारण थे कि सुप्रीम कोर्ट को इतना टफ डिसीजन लेके ये जजमेंट देना पड़ा। तो सबसे पहले ये देखिए, मैं आपको अगर हिस्ट्री बताऊं तो महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन हुए थे अक्टूबर 2019 के अंदर। जब वहाँ की असेंबली के इलेक्शन हुए तो वहाँ की टोटल असेंबली की जो मेंबर्स की संख्या है वो 288 है और आपको जीतने के लिए 50% प्लस जो हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है उसके तहत 145 सीटों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर जो एक प्री पोल अलायंस हुआ था या गठबंधन बने थे, जो चुनाव से पहले बने थे, उसके अंदर बीजेपी और शिवसेना इनका एक गुट था और दूसरी तरफ जो एनसीपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इन दोनों का एक प्री पोल अलायंस बना था। मतलब कि ये चुनाव से पहले ही इन लोगों ने अपना आपस में गठबंधन कर दिया था और उनका ये था कि हम मिलकर बाद में सरकार बनाएंगे। इलेक्शंस हुए, इलेक्शन होने के बाद बीजेपी यहाँ सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी और उसको 105 सीट्स मिली। उसके बाद जो शिवसेना है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी जिसको 56 एमएलएज उसके जीत के आए। इसके बाद एनसीपी थर्ड पार्टी थी जिसको 54 सीट्स मिली और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 44 से। यदि हम प्री पोल अलायंस के हिसाब से देखें तो यहाँ बड़ा आसानी से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी और शिवसेना वो दोनों ही मिल करके गवर्नमेंट को आराम से बना सकते थे, क्योंकि 145 सीट्स की आवश्यकता थी और उन दोनों के पास मिला करके इससे ज़्यादा संख्या थी। परंतु उद्धव ठाकरे फैक्शन का ये कहना था कि चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है वो उद्धव ठाकरे साहब के लिए होनी चाहिए, परंतु बीजेपी ये कहनी थी कि ऐसा हमारा कोई पहले से एग्रीमेंट नहीं था और चूंकि हम 105 सीट जीत के आए हैं तो चीफ मिनिस्टर तो ऑब्वियसली बीजेपी गवर्नमेंट से ही होगा। तो यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर को विवाद को लेकर के ये इनका एक इश्यू क्रिएट हुआ और इस इश्यू के कारण ही चीफ मिनिस्टर के विवाद पोस्ट को लेते हुए ही उन्होंने कि ये इनका प्री पोल अलायंस था वो काम नहीं कर पाया और गवर्नर के पास एक नई दुविधा खड़ी हो गई कि यहाँ पे गवर्नर किसको गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट करे। तो वहाँ पे जो गवर्नर थे तो गवर्नर ने सबसे पहले, बीजेपी चूंकि लार्जेस्ट पार्टी थी, वो 105 सीट जीत के आई थी, तो उन्होंने सबसे पहले बीजेपी को इन्वाइट किया कि आप गवर्नमेंट बनाइए। परंतु बीजेपी ने अपनी असमर्थता जताई और उन्होंने कहा कि हमारे पास मैंडेट है परंतु हमारे पास संख्या बल नहीं है, इस प्रकार से हम वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं बना सकते। तो सेकंड, उन्होंने शिवसेना से उद्धव ठाकरे जी को निमंत्रित किया। शिवसेना ने भी इसमें अपनी असमर्थता जताई और थर्ड लार्जेस्ट पार्टी चूंकि एनसीपी थी तो उन्होंने एनसीपी को आमंत्रित किया। अब इन तीनों को आमंत्रित करने के बाद भी वहाँ पे गवर्नमेंट की फॉर्मेशन नहीं हो सकी। जब वहाँ पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं हो सका तो गवर्नर ने एक रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट के आधार पे
गवर्नर ने राष्ट्रपति को लिखा कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट बनाना अभी पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ने गवर्नर की रिपोर्ट के आधार पे आर्टिकल 356 है जो कि स्टेट के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल को इम्प्लीमेंट करता है, तो ये इस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति ने इसको लागू कर दिया। ये लागू होने के बाद शिवसेना और बीजेपी का जो फ्रैक्शन चला था वो दोनों अलग हुए, और शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी इन तीनों ने मिलकर के एक एग्रीमेंट किया जिसके तहत शिवसेना के उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर की पोस्ट दी जाएगी और ये तीनों मिलकर के महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। और इस ग्रुप को उन्होंने महाविकास अघाड़ी नाम दिया, जो कि वर्तमान में काफ़ी प्रचलित चल रहा है। इस प्रकार से उनके इस गठबंधन को मेजॉरिटी मिल रही थी, तो गवर्नर इनको सरकार को बनाने के लिए इनको अनुमति दे सकता था। इन घटनाओं के क्रमिक क्रम में ही राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति ने प्राइम मिनिस्टर के अनुमोदन से वहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल था उसको हटा दिया। और बात ऐसी है कि जो ये राष्ट्रपति का इस प्रेसिडेंट रूल को हटाना, ये सुबह 5:40 के आसपास की घटनाएं घटित हुई थी, और 8 बजे वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो महाराष्ट्र के सीएम की शपथ ले लेते हैं। तो इसमें ये एलिगेशंस लगे थे कि जब आप रिवोक करते हैं आर्टिकल 356 को, तो उस वक्त काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर उनका एक मिला जुला स्वरूप होता है जो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है। परंतु 5:40 पे ऐसा कौन सी आफत आई कि रात को प्रेसिडेंट को इन लोगों ने रिकमेंड किया। तो बात यह है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह नहीं ली गई थी और प्राइम मिनिस्टर ने ये सलाह देकर के प्रेसिडेंट रूल को वहाँ से हटाया। परंतु इसके अंदर जो हमारे रूल्स हैं, रूल्स ये भी दिखाते हैं कि एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर ऐसा पॉसिबल भी है कि प्राइम मिनिस्टर सलाह दे दे और उसका बाद में डिस्कशन हो जाए और वो राष्ट्रपति शासन को वहाँ से हटा सकते हैं। क्योंकि सरकार को बनाना भी ज़रूरी था, एक इतनी लंबी इनस्टेबिलिटी लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं होती है, तो आर्टिकल 356 को वहाँ से हटाया गया और एक सरकार का गठन किया गया। इस गठन के दौरान देवेंद्र फडणवीस साहब सीएम बन के आए, और सबसे बड़ी बात है कि जो प्री पोल अलायंस में नहीं, जिनकी आइडियोलॉजी अलग है, एनसीपी के अजीत पवार जी को डिप्टी सीएम बनाया गया। तो यहाँ पर एक ये पॉलिटिकल नेक्सस देखने को मिला जो इसके बैक साइड में अनफोल्ड हो रहा था। परंतु अजीत पवार को एनसीपी का पूर्ण बहुमत नहीं था। एमसीपी के जो एमएलएज थे, वो शरद पवार के फेवर में थे, और इस प्रकार से फाइनली बीजेपी को लगा कि ये गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। अजीत पवार इंडिपेंडेंटली आ गए हैं एनसीपी की तरफ से गठबंधन के लिए, और इन सभी चीज़ों के साथ फडणवीस जी ने अपना रिज़ाइन दे दिया। और रिज़ाइन देने के बाद जो मैंने आपको शिवसेना प्लस इंडियन नेशनल कांग्रेस और एनसीपी का जो अलायंस था, इस अलायंस के द्वारा उन्होंने महाराष्ट्र में अपनी गवर्नमेंट फ्रेम की, और इस गवर्नमेंट को जब उन्होंने बनाया तो उद्धव ठाकरे जी उसके हेड बने और वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए। इस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, और ये सारा घटनाक्रम इस प्रकार चला कि किस प्रकार से प्री पोल अलायंस काम नहीं किया, उसके बाद पोस्ट अलायंस बने, और फाइनली हमें 2 चीफ मिनिस्टर बड़े ही कम अंतराल में देखने को मिले, और इसी के बीच एक राष्ट्रपति शासन भी लगा दिया गया। तो इस प्रकार की जो घटनाएं क्रमिक रूप से घटी, इसके बाद जो शिवसेना का आंतरिक वातावरण था वो भी खराब हो गया, और शिवसेना के अंदर 2 फैक्शंस क्रिएट हो गए। यदि हम देखें, अगर इंटरनल पॉलिटिक्स देखें शिवसेना की, तो यदि आप उसकी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो शिवसेना का, तो उन्होंने उद्धव ठाकरे जी को अपना पार्टी का नेतृत्व या नॉमिनेशन दे रखा था। उद्धव ठाकरे जी ने शिंदे को, जो एकनाथ शिंदे जी हैं, उनको ग्रुप लीडर, और सुनील प्रभु जी को विप बना करके उन्होंने नॉमिनेट कर रखा था। तो इस प्रकार से ये जो तीनों के अपॉइंटमेंट थे वो शिवसेना के पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिल्कुल सही थे। यहाँ पर जब सरकार बनी जिसके अंदर शिवसेना प्लस इंडियन नेशनल कांग्रेस और एनसीपी थी, जब चीफ मिनिस्टर को शिवसेना को चीफ मिनिस्टर का पद चला गया, तो जो स्पीकर का पद था, स्पीकर का पद इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास गया, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नाना पटोले साहब को स्पीकर नियुक्त किया। परंतु नाना पटोले साहब वहाँ के जो महाराष्ट्र की प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष बना दिए गए थे, तो उन्होंने अपने स्पीकर के पद से वहाँ पे पद त्याग कर दिया। तो वहाँ पे डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति की गई, तो डिप्टी स्पीकर का पद है वो एनसीपी को मिला, क्योंकि जब गठबंधन की सरकारें बनती है उसमें इसी प्रकार से इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं। तो नहारी जीवाल साहब हैं, उनको वहाँ पर डिप्टी स्पीकर बनाया गया। चूँकि स्पीकर था नहीं और डिप्टी स्पीकर साहब भी काम कर रहे थे, तो यहाँ से एक बड़ा ही क्रिटिकल मूवमेंट चलते हैं। सरकार जैसे जैसे चली, और चलने के बाद जून 2022 में जो एकनाथ शिंदे फैक्शंस थे और उनके साथ जो उनके अलावा जो 15 एमएलए थे, टोटल 16 एमएलएज हैं, इन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ रेबेल कर दिया। और इनका एलिगेशन ये था कि जो हम एक
हिंदूवादी पार्टी हैं और हमारा जो एक है वो सत्यवादी एजेंडा है। और इस कारण से जो हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो अलायंस किया है वो हमारी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है। तो इनका ये मानना था कि ये अलायंस जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी आइडियोलॉजीज अलग हैं, तो इस प्रकार से इन्होंने रिबेल किया था। इन रीजंस के साथ ही ये सभी के सभी एमएलए वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वो वहाँ से सूरत जो कि गुजरात के अंदर है और गुजरात जो बीजेपी रन स्टेट था वहाँ पे जाके शरण ले लेते हैं। इसी बीच इन सभी एमएलएस को वहाँ के जो डिप्टी स्पीकर थे जो कि एनसीपी से थे पहले, नाहरी जीवाल साहब, उन्होंने इन सभी एमएलएस को नोटिस दे दिया हमारे शेड्यूल 10 के तहत कि क्यों नहीं आपको एंटी डिफेक्शन के तहत आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाए। तो यहाँ जो इनकी प्रोसीडिंग्स थी वो स्टार्ट करने की कोशिश कर दी गई और इनको लेटर दिया गया। अब चूंकि आपको मैं बता दूं, यहाँ पे कोई सोचेगा कि इन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ रेबल किया है तो इनको क्यों नोटिस गया। तो देखिए, यदि आपकी एक्टिविटीज़ ऐसी है जिससे ऐसे लगता है कि आप अपनी पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ काम कर रहे हैं, आपके जो काम है वो आप एंटी पार्टी कर रहे हैं, आप दूसरी पार्टी के लोगों के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और जो आपका तरीका है बात करने का और जो आपके स्टेटमेंट्स हैं यदि वो दिखाते हैं कि आप अपनी पार्टी की लाइन से डिफरेंट जा रहे हैं, तो इस प्रकार की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि इससे हम ये मान सकते हैं कि इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल होता है। इसका उदाहरण देखना चाहें, जब वॉलंटरी रिज़ाइन हमको देखने को मिलेगा, जैसे शरद यादव साहब थे तो वो जनता दल यूनाइटेड से रिप्रेजेंट करते थे, परंतु उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो बाहर थे, तो उनके पास राज्यसभा की मेंबरशिप थी, तो उन्हें यही समझा गया कि इन्होंने वॉलंटरली रिज़ाइन कर दिया है पार्टी से क्योंकि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है और उनको रिज़ाइन। इसी प्रकार से शिंदे ग्रुप को भी नोटिस डिप्टी स्पीकर की तरफ से इसीलिए गया था। इन सभी घटनाओं के बीच में जो शिंदे ग्रुप था, इस शिंदे ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि हमें 48 आवर्स के अंदर रिप्लाई देने के लिए कहा गया है, चूँकि जो डिप्टी स्पीकर से उनको ये लेटर गया था कि क्यों नहीं आपको एंटी डिफेक्शन एक्ट के तहत आपकी जो सदस्यता है वो खारिज कर दी जाए, तो उन्होंने ये कहा था कि आपको जवाब देना है 48 घंटों में, अदरवाइज आपकी सदस्यता खारिज कर दी। तो शिंदे ग्रुप सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट पहुंच के उन्होंने 2 रीजंस बताए। नंबर 1, उन्होंने बोला कि जो हमारे साथ है, जो प्रिंसिपल होता है नेचुरल जस्टिस का, मतलब जो आपके साथ न्याय का बेसिक प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, एक तो वो फॉलो नहीं किया जा रहा है, और दूसरा इनका मेन पॉइंट था कि एक केस हुआ था जिसको हम नवम रेबिया के नाम से जानते हैं, और ये केस साल 2016 के अंदर हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। नवम रेबिया केस अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। नवम रेबिया जी अरुणाचल प्रदेश के स्पीकर थे, उस वक्त उनके कुछ ऐसे डिसीजन थे। इन दोनों केस के आधार पर उन्होंने कहा कि जो हमारे ऊपर डिप्टी स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र असेंबली ने हमें जो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत हटाने की बात करी है वो गलत है, और इन सभी चीज़ों को देखते हुए वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अभी जजमेंट दिया था, परंतु ये 2 मेन इवेंट्स थे जिनको लेकर के वो वहाँ पहुँचे थे। इसका जजमेंट क्या आया, इसके बारे में हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की किस तरह से आगे जजमेंट आया। जब ये सारी घटनाएं घटित हो रही थी, इन्हीं घटनाओं के दौरान चूँकि एमएलएस थे और इन एमएलएस की संख्या बढ़ती गई, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से जो फैक्शन था जो उद्धव ठाकरे विंग से अलग हुआ, उसके लगभग 40 मेंबर्स पहुँच गए। वहाँ के एमएलएस ने सपोर्ट किया, एमपीज़ ने एकनाथ शिंदे ग्रुप को सपोर्ट किया, और ये संख्या बढ़ती गई। बढ़ने के साथ ही जो ये लोग सूरत में सेटल थे बीजेपी रन गुजरात स्टेट के अंदर, वहाँ से इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया आसाम के अंदर, और जो आसाम भी है वो बीजेपी रूल्ड स्टेट है। तो इस प्रकार से इनका ट्रांसफ़र हुआ, और वहाँ पे बैठे बैठे इनमें से 34 एमएलएज ने एक लेटर लिखा गवर्नर को, और उन्होंने एक अपना विचार दिया कि हम हमारी सरकार से डिससेटिस्फाई हैं चूँकि ये जो पॉलिसीज़ हैं उस प्रकार से काम नहीं कर रही जिसे करनी चाहिए। इन्होंने हमारी सिक्योरिटीज़ निकाल दी है, हमारी फैमिलीज़ की सिक्योरिटी, इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स उन्होंने उठाए, और इन्होंने अपना एक डिससेटिस्फेक्शन दिखाया था अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ, मतलब अपनी ही पार्टी के खिलाफ। इन सारी चीज़ों से क्या हुआ, इन मेंबर्स एमएलएस के द्वारा जब डिससेटिस्फेक्शन का लेटर गवर्नर को दिया गया, तो गवर्नर साहब ने जो अपने निर्णय लिए, और उनको ये लगा कि जो उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट है वो अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी है, और उन्होंने उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट को कहा कि आपको हाउस के अंदर फ्लोर टेस्ट करवाना पड़ेगा और अपना कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे
जी ने इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आशा लगाई कि आप मेरे इस फ्लोर टेस्ट को रोकें क्योंकि ये लीगल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अपने व्यूज़ थे और सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच थी उस टाइम। उन्होंने ये कहा कि हम अभी फ्लोर टेस्ट नहीं रोक सकते और फ्लोर टेस्ट को आपको करना पड़ेगा। तो ये फ्लोर टेस्ट का जो डायरेक्शन था वो सुप्रीम कोर्ट से इसकी अनुमति मिलने के बाद ठाकरे जो ग्रुप था और जो उद्धव ठाकरे सीएम साहब थे, उन्होंने ये डिसीजन लिया और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। जैसे ही उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन किया, चूँकि गवर्नर की जिम्मेदारी भी होती है उनको सरकार बनाना है, तो उन्होंने एकनाथ शिंदे जो उनके पास अपना सपोर्ट लेके आए थे बीजेपी के साथ का, उन्हें सीएम नॉमिनेट कर दिया गया। देवेंद्र फडणवीस साहब दोबारा डिप्टी सीएम बन गए और राहुल नारेकर साहब था, उन्हें स्पीकर नियुक्त कर दिया गया। क्योंकि नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी और ये असेंबली का काम होता है कि आप अपना स्पीकर नियुक्त करें। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक नए स्पीकर की नियुक्ति हो जाती है और जो पुराने डिप्टी स्पीकर साहब था उनका यहाँ पे रोल खत्म होता है। इन घटनाओं के बाद यहाँ पे नया एक इश्यू आ गया इसी दौरान, जब एकनाथ शिंदे फैक्शन और ठाकरे फैक्शन दोनों रियल शिवसेना के आपस में इश्यू को लेके एक आमने सामने हो गए और ये मैटर पहुंचा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन चीज़ों को, उनके पास सिंबल्स ऑर्डर 1968 है, उसके संदर्भ में देखता है और ये डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टी है। यदि एक ही पार्टी के 2 ग्रुप्स पहुंच जाए और वो यदि डिमांड कर रहे हैं कि कौन सी इसमें से रियल है, तो ये चीज़ें सिंबल्स ऑर्डर्स के तहत होता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे पहले इसमें जो पार्टी के सिंबल्स हैं जो उन्होंने शिवसेना को अलॉट किया था उसको वो सीज़ कर लेता है और उनको उससे यूज़ करने से बैन कर देता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सबसे पहले उनकी पार्टी के उसको सीज़ किया और सब्सिक्वेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जजमेंट आता है और इसमें वो एकनाथ शिंदे फैक्शन को रियल शिवसेना डिक्लेयर करता है। तो जो एकनाथ शिंदे फैक्शन था उसको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पॉइंट ये आता है कि जो इलेक्शन कमीशन ने अपना जजमेंट दिया था दोनों के बीच में, वो कैसे दिया। तो देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके 2 पार्ट होते हैं। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो आप ये समझिए कि उसके 2 पार्ट हैं। उन 2 पार्टों से हमें एक पार्ट तो ऐसा हो गया कि उस पॉलिटिकल पार्टी की खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा उस पॉलिटिकल पार्टी के खुद के एमएलएज और एमपी है, तो उसको हम लेजिस्लेटिव विंग कहेंगे। और जो ऑर्गेनाइजेशन में है, जो कार्यकर्ताएं होते हैं या प्रदेश कार्यकारिणी होती है, उनके अध्यक्ष होते हैं, मेंबर्स होते हैं, तो ये 2 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने शिवसेना का कॉन्स्टिट्यूशन देखा। शिवसेना पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। शिवसेना का कॉन्स्टिट्यूशन था वो साल 2018 के अंदर दोबारा अपडेट किया गया था, परंतु उस अपडेटेड शिवसेना की कॉपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मांगने के बाद ही प्रस्तुत नहीं की गई। तो शिवसेना के पास वहाँ उसकी ऑर्गेनाइजेशन को समझने का कोई रास्ता नहीं था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए आपका संविधान चाहिए, और चूंकि आपका संविधान अवेलेबल नहीं है तो उन्होंने लेजिस्लेटिव जो उनकी विंग है उसके ऊपर ध्यान दिया, उनकी जो विधायिका की प्रति जो संख्या है उनको ध्यान दिया, और विधायिका में से वहाँ पे उनको जो शिंदे फैक्शन था उनको सपोर्ट ज़्यादा था, और इस सपोर्ट के आधार पर ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शिंदे फैक्शन को रियल शिवसेना डिक्लेयर किया। इस इवेंट से रियल शिवसेना का जजमेंट भी इशू हो गया, परंतु ये सारे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो ये द्वंद्व की स्थिति थी कि क्या ये घटनाक्रम सही हुआ या नहीं हुआ, उसको लेके के सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुख्य बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उन्होंने अपने तथ्य नवम रेबिया जजमेंट को लेके दिया, क्योंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट में ही था और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच थी। उस 5 जजेस की बेंच ने इस जजमेंट को दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को दोबारा रिव्यू करने के लिए एक हायर बेंच यानी कि 7 जजेस की बेंच को एक गठित करेंगे और इस जजमेंट का दोबारा रिव्यू किया जाएगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि नवम रेबिया जो केस है वो क्या था और सुप्रीम कोर्ट इसको क्यों रिव्यू करने के लिए बोल रहा है। आप देखिए, साल 2016 के अंदर ये केस हुआ था। नवम रेबिया जी अरुणाचल प्रदेश स्टेट की हमारी असेंबली के स्पीकर थे। साल 2015 के अंदर अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने यानी कि चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने वहाँ के गवर्नर को एडवाइस किया कि आप हाउस को सेशन में बुलाएं, और उन्होंने बताया कि आप इसको जनवरी 2016 से सेशन बुलाएं। परंतु गवर्नर ने यहाँ पे अपना डिस्क्रिशन यूज़ किया और अपने डिस्क्रिशन के आधार पे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गवर्नर ने जो हाउस इसको हमारी असेंबली को बुलाया वो उन्होंने बुलाया दिसंबर 2015 में। ये मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जजमेंट दिया कि यस, हाउस को बुलाने की जो असेंबली को जो बुलाने की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी गवर्नर की है, परंतु गवर्नर इस कार्य में चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो उन्होंने जो उनको गाइडलाइंस दिए उससे बंधा हुआ। इसका मतलब गवर्नर को जनवरी 2016 से ही सेशन बुलाना चाहिए था, ना कि दिसंबर 2015। तो नंबर एक इवेंट जो इस जजमेंट का उस वक्त आया था, एक ये चीज़ दूसरी थी। दूसरा, जो अरुणाचल प्रदेश की असेंबली के स्पीकर थे नवम रेबिया जी, उन्होंने उनको वहाँ के जो कुछ सदस्य थे उन सदस्यों ने उनको नोटिस दे रखा था कि हम स्पीकर को हटाना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं स्पीकर का जो चुनाव है और स्पीकर को जो हटाना है वो दोनों ही विधायिका के जो सदस्य होते हैं उनकी पावर्स हैं, लेकिन इन चीज़ों को निभाने के लिए स्पीकर को 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। परंतु यहाँ पे एक चीज़ और हुई, स्पीकर ने जिन लोगों ने उनको हटाने के लिए दिया था तो स्पीकर ने बोला कि मैं आप लोगों को एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत क्यों नहीं हटाता हूँ। तो यहाँ दो घटनाएं हो गई, एक तरफ स्पीकर ये कहता है कि मैं आप लोगों को हटाऊंगा और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि मेंबर्स ये बोल रहे हैं कि हम आपको हटाएंगे। तो यहाँ पे एक द्वंद्व की स्थिति थी। चूँकि स्पीकर होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वो अपने डिसीजन खुद लेता है, परंतु एक हमारे संविधान का प्रावधान है आर्टिकल 181 और ये कहता है कि केवल और केवल एकमात्र कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर यदि आप स्पीकर का उसका खुद का हटना अगर किसी उसकी प्रोसीडिंग चल रही है तो वहाँ पे वो चेयरमैन का रोल अदा नहीं करेगा। अदरवाइज ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो वो उसमें स्पीकर का रोल नहीं करेगा। नवम रेबिया केस जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस केस में कहा गया कि यदि इस स्पीकर की खुद की डिसक्वालिफिकेशन यदि हो रखी अगर प्रोसीडिंग्स में चल रही है तो स्पीकर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कार्रवाई नहीं कर सकता है। और इसी नवम रेबिया जजमेंट को यूज़ किया था सिंधे फैक्शन ने जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि नवम रेबिया जजमेंट में सारी चीज़ें नहीं आई है और इन सारी चीज़ों को लाने के लिए हमें दोबारा से इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इसी के साथ जो हमारा कियोतो होलोहोन का केस है, 1992 के अंदर एक केस हुआ था कियोतो होलोहोन। इस केस के दौरान जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का रूल आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें कोई ऐसा रीज़न नहीं मिलता है जिसके अंदर हम जो स्पीकर है उसकी किसी प्रकार से इंडिपेंडेंस या इम्पार्शलिटी को शेड्यूल 10 के तहत क्वेश्चन करें। मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत स्पीकर यदि कोई काम करता है तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट का कोई वहाँ पे हम उसके जो उसने कार्य किया है उसके लिए हम किसी प्रकार से नहीं देखेंगे। तो ये सारे बड़े आर्गूमेंटेटिव चीज़ें थी और इसका मिसयूज़ होने लगा था जजमेंट का, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक हायर जज बेंच के लिए डिक्लेयर किया। इसके बाद जो हमारा आर्टिकल 212 है उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। आर्टिकल 212 क्या है पहले तो हम ये समझेंगे। तो आर्टिकल 212 ये कहता है कि कोर्ट जो हमारा इंडिया का, चाहे भी सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये जब विधानसभा की कोई कार्रवाई चल रही होगी तो उस विधानसभा की कार्रवाई के दौरान उसके किसी भी प्रकार के इश्यूज़ के अंदर ये दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि आर्टिकल 212 विधानसभा की कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इंटरफेरेंस को रोकता है। परंतु यहाँ पे इस महाराष्ट्र के घटनाक्रम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पे विप का अपॉइंटमेंट हुआ है एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, फिर वहाँ पे दूसरे विप का अपॉइंटमेंट होता है, तो ये इन सभी चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 212 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रोका गया है विधानसभा की कार्रवाई के अंदर दखल अंदाजी करने से या उनके रीजंस ढूंढने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस कम्स अंडर द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ये कहा इस जजमेंट में कि अब से आर्टिकल 212 है वो जुडिशियल रिव्यू के तहत आएगा और चूंकि जुडिशियल रिव्यू है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे जो पावर है वो और वाइडन हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट अब आर्टिकल 212 के तहत अगर विधानसभा के अंदर कुछ इलीगल हुआ है या प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया तो उन इश्यूज़ को भी देख सकती है। अब आगे इसका किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस्तेमाल होता है वो तो भविष्य तय करेगा, परंतु ये एक यहाँ पे लैंडमार्क जजमेंट है। इसके अलावा जो विप को लेकर के भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ था कि यहाँ पे क्या हुआ, ठाकरे ग्रुप और जो आपके शिंदे फैक्शन था, इन दोनों ही फैक्शंस में अपने अपने विप को नॉमिनेट किया था।
चूँकि ठाकरे गवर्नमेंट पहले थी तो उन्होंने सुनील प्रभु को अपना विप नियुक्त किया था। और जब एकनाथ शिंदे जी के पास 38 जो उनके पास 40 के आसपास एमएलएज हो गए थे, तो वहाँ उन्होंने आसाम से एक नोटिफिकेशन दे करके मिस्टर गोगावले जो कि हैं एमएलए हैं, उन गोगावले को अपना विप नियुक्त किया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि देखिए, हम ये देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से किसको नॉमिनेट किया गया था। उन्होंने कहा कि हम ये देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से किसे विप नियुक्त किया गया। तो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से सुनील प्रभु जी को नियुक्त किया गया था। चूँकि गोगावले को जब उनकी नियुक्ति हुई थी तो उनकी नियुक्ति वहाँ विधायिका के 40 सदस्यों के द्वारा हुई थी, जबकि सुनील प्रभु जी की नियुक्ति है वो एक पॉलिटिकल पार्टी का जजमेंट था। तो विप की जो नियुक्ति होती है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है, ना कि कोई एक विधायिका का उनका जो अंग होता है वो करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनील प्रभु जी का जो नियुक्ति थी दैट वाज राइट, और जो शिंदे फैक्शन के द्वारा मिस्टर गोगावले की एक विप के रूप में नियुक्ति की गई थी वो इनवैलिड है। इन चीज़ों से आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे विप को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट का एक नया जजमेंट है। इसके साथ जो 10th शेड्यूल है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने विच वन इज़ द रियल शिवसेना ये इश्यू आया था, विच वन इज़ द रियल शिवसेना जब इश्यू आया था, इस इश्यू के समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए आपको 10th शेड्यूल और सिंबल्स ऑर्डर उन दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। क्योंकि देखिए यहाँ हुआ क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्पीकर, ये दो व्यक्ति आमने सामने थे। स्पीकर के पास प्रश्न था कि वो मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करे एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, और इलेक्शन कमीशन के सामने इशू था कि आप इनमें से कौन सी रियल शिवसेना है उसको डिक्लेयर करें। तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जो हमारे स्पीकर हैं वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक दूसरे के सामने हैं तो कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के कार्य के अंदर दखल नहीं डाल सकता। इशू ये था, ठाकरे ग्रुप का यह कहना था कि आप हमारे जो रियल शिवसेना का इशू सॉल्व करने से पहले जो मेंबर्स हैं, जो स्पीकर ने मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस चालू कर रखा है उसको ख़त्म होने दें। जब उसका प्रोसेस ख़त्म हो जाए उसके बाद आप डिसाइड करें कि रियल शिवसेना कौन सा है। तो यहाँ कहा कि स्पीकर हो सकता है डिसाइड करे या ना करे, स्पीकर की अपनी खुद की एक पावर है। तो यदि स्पीकर डिसाइड नहीं करता है तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था उसका इंतजार करेगी? सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो ये जो डिसीजन है वो अपने अपने बेस पे लेंगे। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ कही कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रियल शिवसेना को डिक्लेयर किया है उसके अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने लेजिस्लेटिव विंग को देखा, उन्होंने शिवसेना की ऑर्गेनाइजेशन और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के लेटेस्ट पार्ट को नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया वो सही नहीं है, उनको उनकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके इस डिसीजन को रिव्यू करना चाहिए। यहाँ सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो एक आया वो हमारे आर्टिकल 174 को लेकर के भी था। जो हमारा संविधान का आर्टिकल 174 है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेके है। इसके तहत ये है कि जो हाउस को, मतलब जब आप सदन को बुलाते हैं तो सदन को बुलाने की जिम्मेदारी है वो गवर्नर की, और गवर्नर किसकी एडवाइस पे काम करता है? जो हमारे गवर्नर साहब हैं वो एडवाइस काम करते हैं चीफ मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो ये जनरली एक हाउस होता है जब आप हाउस को समन करते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ कही गई है कि देखिए, यदि जैसे हम इस केस में मानते हैं कि उद्धव ठाकरे साहब थे और उद्धव ठाकरे साहब की खुद की जो गवर्नमेंट थी वो उनके खिलाफ ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आना था, तो उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट हो सकता है गवर्नर को ये रिकमेंड ना करें कि आप हाउस को बुलाओ। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आर्टिकल 174 में लाते हुए कि यदि किसी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन बैलेंस है और यदि वह गवर्नमेंट गवर्नर को ये रिक्वेस्ट नहीं करती है कि आप हाउस को समन करो या उसमें डिले करती है, इस कंडीशन में गवर्नर अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है हाउस को समन करने के लिए। तो यहाँ पे ये भी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इससे आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पे जो रोल ऑफ गवर्नर है उसको लेकर के भी काफ़ी बातें उठी, और भगत सिंह कोश्यारी जो कि हमारे गवर्नर थे उनको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी गाइड, हालांकि उन्होंने ये कहा है कि गवर्नर के पास ऐसा कोई मटेरियल प्रूफ नहीं था जिसके तहत उन्होंने उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट को फ्लोर टेस्ट करने के लिए बोला। और उन्होंने ये कहा कि गवर्नर बाई पोस्ट उनके पास ये समझना चाहिए यदि कोई सरकार चल रही है तो उस
सीएम के पास या फिर उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास सपोर्ट है, तब वो चल रही। तो गवर्नर को एक विश्वास रखना चाहिए गवर्नमेंट में। यदि उनके पास कोई मटेरियल प्रूफ आता है जिसमें कोई विधायक ये लिखते हैं कि इस सरकार के पास बहुमत नहीं है और आप फ्लोर टेस्ट करवाएं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर गवर्नर करवा सकते हैं। परंतु एमएलएज ने जो लेटर लिखा था, उन्होंने तो केवल और केवल अपनी एक डिससेटिस्फैक्शन दिखाई थी अपनी ही सरकार के खिलाफ। तो इन्होंने ये भी कहा कि गवर्नर को, ये तो एक इंट्रा उनका पार्टी इशू था, मतलब कि शिवसेना के ही एक दोनों फैक्शन आपस में लड़ रहे थे, तो यहाँ पे गवर्नर को नो कॉन्फिडेंस मोशन को नहीं लेके आना चाहिए था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने लाइन है वो गवर्नर के लिए बोली है। और इसी के साथ उन्होंने एसआर बोम्मई केस को भी इसमें रेफरेंस में दिया है। देखिए, एसआर बोम्मई साहब कर्नाटका स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त। जो आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लगाया गया था, उसके खिलाफ उन्होंने अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट को। तो एसआर बोम्मई केस काफ़ी फेमस केस है 1994 का। इस केस के तहत ये कहा गया है कि आर्टिकल 356 का कई बार मिसयूज़ होता है और गवर्नर अपनी रिपोर्ट बना करके स्टेट की जो असेंबली होती है उनको डिसॉल्व कर देता है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि यदि ऐसा होता है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को या इलीगल तरीके से गवर्नमेंट को हटाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम उस कंडीशन में उसको दोबारा री इंस्टॉल कर सकते हैं। और ऐसा इन्होंने किया भी है। जैसे आप अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण देख लो, वहाँ पे सरकार को दोबारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा री इंस्टॉल किया गया था। इसके अलावा आप उत्तराखंड को भी देख सकते हैं। उत्तराखंड के अंदर भी गवर्नमेंट को दोबारा री इंस्टॉल किया गया था, जहाँ पे आर्टिकल 356 का मिसयूज़ हुआ था। तो एसआर बोम्मई केस का भी इसमें रेफरेंस इसीलिए इम्पोर्टेंट आया था। परंतु एसआर बोम्मई केस की कंडीशन महाराष्ट्र में लागू इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर सरकार के द्वारा उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट को नहीं हटाया गया, बल्कि उद्धव ठाकरे जी ने एज ए चीफ मिनिस्टर खुद रिज़ाइन किया था। और जो वॉलंटरी रिज़ाइन है, उस वॉलंटरी रिज़ाइन को इन्होंने कहा कि हम दोबारा इन्वोक नहीं कर सकते। आर्टिकल 142 की भी यहाँ चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 142 क्या है, सुप्रीम कोर्ट किसी भी मैटर में कंप्लीट जस्टिस करने के लिए इसे इन्वोक कर सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यदि हमें किसी को पूर्ण रूप से न्याय देना है तो हम इसमें इन्वोक कर सकते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूँगा। मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहता हूँ। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत शेड्यूल 10 के तहत कार्रवाई करने की पूरी शक्ति वो गवर्नर के पास है। परंतु मणिपुर के अंदर एक केस हुआ था, जिस केस के तहत मणिपुर के अंदर एक एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस एमएलए को हटाया, तब उन्होंने आर्टिकल 142 का हवाला दिया था और कहा था आर्टिकल 142 के तहत हमें पूर्ण न्याय करने के लिए हम इस सदस्य की सदस्यता खारिज करते हैं। यहाँ पे आपको ये समझना ऐसा क्यों हुआ। गवर्नर के पास एम्पल एविडेंस थे कि जो एमएलए एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत मणिपुर असेंबली में था उसे वो डिस्क्वालीफाई कर दे, परंतु गवर्नर उसकी फाइल को लेके बैठे रहे और गवर्नर ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। समय बीतता गया तो जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर के पास एम्पल टाइम होते हुए भी उन्होंने ये काम नहीं किया, इस कारण से रीजनेबल टाइम के अंदर भी काम नहीं करने के कारण कंप्लीट जस्टिस करने के लिए हम इस एमएलए को पद से हटाते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। महाराष्ट्र के अंदर भी यही डिमांड उनके जो ठाकरे ग्रुप है उनके द्वारा पिटीशन में उठाई गई और उन्होंने कहा कि आप आर्टिकल 142 के तहत हमारे साथ भी कंप्लीट जस्टिस कीजिए, और चूंकि गवर्नर उनको पद से नहीं हटाता, आप हमें हटाएं। तो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट ने कहा है कि देखिए, फर्स्ट इंस्टेंस में हम किसी को भी नहीं हटाएंगे। सबसे पहले ये कार्रवाई करने की पावर गवर्नर के पास, ये काम करने की पावर स्पीकर के पास है। स्पीकर के पास है। यदि स्पीकर इस कार्रवाई को नहीं करता है और रीजनेबल टाइम में एक्शन नहीं लेता है, तब हम स्पीकर को कहेंगे, और फिर भी स्पीकर नहीं करता है तो हम कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं। परंतु प्रथम दृष्टया जो महाराष्ट्र का मामला है वो किसी भी प्रकार से आर्टिकल 142 को इन्वोक करने का नहीं बनता है। ये सारी घटनाक्रम के साथ ही महाराष्ट्र के अंदर जो घटनाएं घटी हुई उसमें एक हमें इस प्रकार का जजमेंट देखने मिला। इस जजमेंट की काफ़ी रेपरकशन होगी। ये एक आपको समझाने का प्रयास है। ये जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इससे आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से घटनाएं फोल्ड हुई और सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से इस जजमेंट को डिलीवर किया। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक अस, सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो मच।